गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। और आप अपने घर पे सेफ़ होंगे, ठीक है। क्योंकि ये कोरोना वाले टाइम पे अभी जैसे कि जो सेकंड पीक फिर से आ रही है, तो थोड़ा सा बच के रहिए, है ना। और एकदम केयरफुली घर से बाहर निकलिए, मास्क वगैरह पहन के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग थर्ड क्लास देखने चल रहे हैं। तो थर्ड क्लास में ये जो टॉपिक्स हैं आप देख ही रहे हैं, है ना। थंबनेल में भी आपको दिख गया होगा जो टॉपिक्स हैं, है ना। इसीलिए मैं पहले ही थंबनेल में ही लगा देता हूँ, जिससे आप पता चल जाए आपको कि आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो पिछली जो दो क्लासेस हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो उन दोनों क्लासेस को एक बार ज़रूर रेफ़र करिए। क्योंकि दोनों में मैंने कुछ बेसिक्स ऐसे बताए हैं जो आगे चल के आपके ट्रेड थ्योरी वाले टोटल सिलेबस में कहीं ना कहीं ज़रूर जंप करते रहते हैं वो टॉपिक्स ठीक है। और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो वो बेसिक्स हैं, इसलिए आप उन दोनों चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा। और आप देखिए कि आज आज हम लोग चार्ज एंड चार्ज बॉडी से जो शुरू करेंगे, और ये जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको और मुझे उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, ये टॉपिक। और अगर नहीं लगता है तो ज़रूर बताइए इस बात को, जिससे मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ। बट आप पढ़िए, ठीक है। और घर पे रह के पढ़िए। अगर आप नहीं क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं तो आप इसको ज़रूर प्रेफर करिए, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में, अपने आईटीआई वाले एग्ज़ाम में, या फिर जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही ये बेनिफिशियल है। तो वो लोग भी इसको देख रहे हैं अगर, तो बेसिक से इसको नोट्स बनाते चलिए और देखते चलिए। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, जब आप खुद से इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो फिर आपको ये अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंटरटेनिंग वीडियो तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं हम लोग थर्ड क्लास में। आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। और ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। चार्ज और चार्ज बॉडी, ठीक है। चार्ज मतलब आवेश, और चार्ज बॉडी मतलब आवेशित वस्तुएं। तो आवेशित वस्तु क्या है, ठीक है। चलिए इसको हिंदी इंग्लिश तो बाद में चल डिस्कस कर लेंगे, अभी शॉर्ट में जल्दी से इसको बता देते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, है ना। आवेश के गुण। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, कैसे आवेश हम लोग पहले तो आपको समझना है कि आवेश क्या होता है, फिर आवेश से रिलेटेड है ये देखिए, कैसे हम लोग आवेश को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर वैद्युत धारा, जो कि आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होगा अभी, है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आवेश से भी हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या मतलब है, वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। बाद में देखिए ये है रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल वैसे मेटल ना करके आप सीधे सीधे बस केवल हम लोग रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ही देखेंगे, ठीक है, और सभी के लिए देख लेंगे। और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं, ठीक है। तो कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है, अगर कहीं से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो वैसे चार इफेक्ट्स आपके मेजरली जो देखने को मिलते हैं, आप के घरों में भी देखने को मिलते होंगे, इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। और मैं तो कहता हूँ आप ये चारों इफेक्ट अपने घर पे ही देख लेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं समझाऊंगा आप खुद समझ जाएंगे कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक। चलिए तो फिर एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको मैंने अभी पिछली क्लास में ये बताया था, जस्ट पिछली सेकंड क्लास में मैंने ये बताया था कि जो भी जितनी भी बॉडीज़ हैं, जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, वो सब फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब मूल कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो एक जो बेसिक यूनिट मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, मैंने कहा था कि परमाणु, ठीक है। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु है एक बेसिक यूनिट जिसमें उसका एक सेंटर पार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक। और उसके चारों तरफ इनकी होती हैं कक्षाएं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने कल नेमिंग भी किया था, के एल यम यन, ठीक है। तो हालांकि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एलिमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे बस ये कह रहा था कि आपने देखा था कि नाभिक होता है सेंटर में, और सेंटर में नाभिक क्या क्या चीज़ें होल्ड करता है, मतलब क्या चीज़ें रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। देखिए पॉजिटिव इसीलिए बना भी दिया जाता है कि यहाँ पे जो आवेश है ना, चलिए आवेश की भी नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, प्रोटॉन
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? आपके न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं। कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहाँ कहा था? ठीक है, ये अपने ऑर्बिट्स में होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो अभी अभी तुम, क्योंकि मैं ये तो नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये किस एलिमेंट का मैं बना रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किस एलिमेंट का ये एटम है। तो अगर एलिमेंट बदल जाता है तो उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बदल जाते हैं, इसलिए मैं ये नहीं डिसाइड करूँगा। ठीक है, और ना तो मैं ऐसे कर रहा हूँ रैंडमली, बस ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ, मान लो। ठीक है, तो मान लीजिए, तो ये जितने भी मैंने बाहर दिखा रखे हैं वो सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है वो सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जस्ट इक्वल होगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। ये चीज़ें हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के ही बराबर होंगे हमेशा। हर एक नाभिक की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हर एक एटम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ें आपको एकदम डेफिनेटली मिलेगी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के ही बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए, आपसे इम्पॉर्टेंट बात कल ये हुई थी लास्ट में, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि अगर हम लोग मान लीजिए इस एटम में एनर्जी दे दें, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम लोग एक सिंपल वे में यही बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों ने हीट कर दिया थोड़ा इस एटम को। तो हीट कर दिए तो क्या होते हैं? मैंने कहा था कि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट से जंप करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने अपने आउटर मोस्ट जो सेल है उसको मैंने क्या कहा था? याद करिए, उसको मैंने कहा था वैलेंस सेल। ठीक है, ये जो सेल है आपकी वो क्या है? वैलेंस सेल। ठीक है, तो ये वैलेंस सेल है। आपके वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। जो भी इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो भी इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे उनको। क्यों? क्योंकि ये वैलेंस सेल में है ना। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट है। मतलब मान लीजिए वो सिलिकन है, मान लीजिए जर्मेनियम है, मान लीजिए कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी उस पर नहीं जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि लास्ट वाले जो ऑर्बिट को हम लोग या फिर सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पर हम लोग हीट दे देते हैं तो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब बाहर आ जाएंगे तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम लोग क्या नाम दे देंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी तो ये सेल वाले इलेक्ट्रॉन है अपने। ठीक है, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, जो कि हो सकता है कि इसके अराउंड चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इनको एनर्जी मिली, और एनर्जी मिली इसलिए अब ये इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों छोड़ देंगे इसका भी रीज़न है, लेकिन इतना आपको जानना ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बता भी रखा है कि जैसे ही इनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस एनर्जी लेवल से ज़्यादा अगर इनको एनर्जी मिल जाएगी तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो आउटर सेल तो अब यही है, तो इससे बाहर तो कोई सेल है नहीं, तो इससे बाहर कोई सेल नहीं, तो ये बाहर फ्री ही हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे ही ये बाहर आ जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों का नाम पड़ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको कल कहा था कि यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपको करंट फ्लो कराने में मदद करते हैं। ठीक है, ना कि ये वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब ये चार्ज क्या है। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक किसी से रिलेटेड था, इसी वजह से मैं इसको इंक्लूड कर दिया इसमें, नहीं तो डायरेक्ट चार्ज भी आपको बता सकता था। चलिए, अब आपको बताते हैं कि चार्ज क्या है। तो मैंने कल ये भी कहा था आपसे कि ये जो तीनों पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जो एटम की मैं बात कर रहा था कल, इसी एटम के लिए मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, तो एटम में तीन पार्टिकल्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा हो गया आपका न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये तीन पार्टिकल्स होते हैं, ये दोनों सेंटर में होते हैं, नाभिक में होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? इसके सेल में घूमता रहता है। ठीक है,
तो मैंने ये कहा था कि इनके पास कुछ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, किसकी, इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे उन प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्या कहा था, आपको थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे गुणों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उन गुणों की बात कर रहा हूँ जो अपने काम के हैं, ठीक है। तो मैंने ये कहा था, कल भी कहा था कि आप इसका मास याद कर लीजिए, मतलब इसका द्रव्यमान, ठीक है, कि कितना वजन है इसका, ठीक है, द्रव्यमान। एक तो मैंने ये कहा था। दूसरा एक और गुण होता है आवेश, ठीक है। कल भी मैंने कहा था कि कल मैं आवेश को अच्छे से बताऊंगा, तो आज हम लोग देखते हैं कि आवेश क्या है, ठीक है। तो जैसे ये मास हर एक पार्टिकल का एक मास होता है, वैसे ही आवेश भी एक तरीके की प्रॉपर्टी है, किसका, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, मतलब इन मूल कणों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो तीन ये मूल कण हैं, इनके क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। माफ़ करिएगा, न्यूट्रॉन का नहीं होता है, मैं इसको शामिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही मैं बात करूँगा, ठीक है। तो आवेश क्या है, मूल कणों का वह गुण, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आवेश मूल कणों का वह गुण है। अच्छा, मूल कण कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। हालांकि न्यूट्रॉन के लिए भी आप बोलोगे, लेकिन इसमें ज़ीरो होता है, ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आवेश का परिभाषित कर रहा हूँ आपके लिए। परिभाषा देखिए क्या है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं इसमें पूरा नहीं लिखता हूँ, तो आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आवेश मूल कणों का वह गुण है जिसके वजह से क्या होता है, ये जिसकी वजह से क्या होता है कि चलिए फिर से देख लेते हैं। आवेश की परिभाषा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आवेश मूल कणों का वह गुण है जिसकी वजह से एक आवेश, मतलब एक मूल कण दूसरे मूल कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। फिर से सुन लीजिए, आवेश मूल कणों का वह गुण है, मूल कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इनका यह आवेश, यह गुण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों को आकर्षित करता है या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। या फिर आप एकदम सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, एकदम से सिंपल, अगर आपके माइंड में ये सेटअप करना हो कि आखिर ये है क्या, ठीक है, आवेश है क्या, तो आप ये समझिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन के पास गुण होता है, प्रोटॉन के पास ये गुण होता है कि इनका एक द्रव्यमान होगा, वैसे इनके पास एक ऐसा गुण होगा जिसे हम लोग आवेश कहते हैं। अच्छा, आवेश की वजह से इफेक्ट क्या आएगा, क्या क्या समझ में आएगा, अपने को पता क्या चलेगा, तो वही मैंने आपको बताया है कि आवेश मूल कणों का वह गुण है जिसकी वजह से एक मूल कण दूसरे मूल कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, ठीक है। तो ये आवेश की परिभाषा है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। चलिए, तो अब छोटी छोटी बातें और इसमें कर लेते हैं आवेश से रिलेटेड, ठीक है। परिभाषा हो गई आपकी, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि जो इसका मात्रक है, किसका मात्रक, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि आवेश का मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक है कूलम, ठीक है, इसका क्या मात्रक है, कूलम। इंग्लिश में जब कहीं पे लिखा रहता है तो ये सी, कैपिटल सी लेटर में लिखा रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मात्रक है कूलम। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि राशि किस टाइप की है ये, ठीक है, याद करिए पहली वाली क्लास में मैंने राशि बताया था कि ये किस दो तरीके की राशियाँ होती हैं, अदिश या सदिश। तो मुझे बताइए कि ये जो आवेश आपने बोला है, क्या इसमें ऐसा कुछ बोल दिया क्या जिसमें दिशा से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ऐसा तो है नहीं। आपने परिभाषा भी देख लिया तो ऐसा भी नहीं है, ये तो एक तरीके का गुण है, ठीक है। तो गुण है तो इसका मतलब ये एक अदिश राशि होगी। क्या है ये, एक अदिश राशि है। कोई इसमें डायरेक्शन की तो कोई बातचीत हुई नहीं है अभी तक, जो भी हम लोगों को पता है आवेश के बारे में, तो ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और स्केलर या वेक्टर हो गया, ठीक है। और भी बातें हम लोग इसके लिए करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आवेशित वस्तु है क्या, ठीक है। तो आपको पता चल गया द्रव्यमान, और सॉरी, परिभाषा, मात्रक और राशि। तो राशि जो है आवेश किस तरीके की राशि है, अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलम होता है, और इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आप यहाँ समझिए कि इन तीनों पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन तीनों पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, किसके, एटम के, ठीक है। हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, मूल कण, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन आपको अच्छे से पता ही चल गया, ठीक है। चलिए, तो आवेशित वस्तु के बारे में हम लोग अगली स्लाइड में चलिए देख लेते हैं।
हालांकि ये उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं बात करूंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है जो भी मैं यहाँ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आवेशित वस्तु उसमें छूट गया है वो देख लेते हैं एक बार। आवेशित वस्तु, ठीक है। तो चलिए आवेशित वस्तु हम लोग देखते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी मटेरियल है, मेटल है, कुछ भी आप ले लीजिए, मान लीजिए आप बहुत सिंपल क्या जानते हैं, लोहा जानते हैं, ठीक है, लोहा, आयरन जानते हैं, लोहा जानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि आपको मैंने बताया कि ये किससे मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। तो एटम में ये भी मैंने आपको बता दिया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, चलिए मैं ऐसे प्लस प्लस करके मैं आपको एटम्स इसमें दिखा रहा हूँ कि ये सब क्या है, इसमें बहुत सारे आइटम हैं। अच्छा कितने होंगे ये आप बता सकते हो? तो बहुत होंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोग काउंट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देख नहीं सकते हम लोग, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है, ठीक है, ये देख नहीं पाएंगे। तो चलिए मान लीजिए कि ये लोहे लोहे की एक सीट थी, ठीक है, लोहे की एक चादर थी, लोहा लोहे ठीक है, लोहे की चादर है कोई एक। तो अब अगर मैं बोलूं कि आवेशित वस्तु क्या है, तो लोहे की चादर है। अभी अभी मैंने कहा ये लोहे की चादर है, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ कि अगर ये ऐसे मान लीजिए नॉर्मली पड़ा हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आपको कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है क्या उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी होंगे इसमें? तो आप बोलोगे बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि एटम एटम है, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं। तो वैसे ही जितने सारे एटम्स हैं उनके सबके पास यही होगा। तो इसका मतलब अभी तो यहाँ पे हम लोग यही बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर हैं, ठीक है। चलिए ये भी मान लिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी वही वही चीज़ फिर से मैं बोलने लगूँ आपसे कि मैंने इसको दे दिया हीट, ठीक है, मैंने इसको दे दिया हीट। तो अगर हीट दे दिया तो इसके इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि मूव कर जाएं, जो इसका वैलेंस चल रहा होगा, मान लीजिए एक इसका वैलेंस चल रहा होगा, यहाँ से हीट दिया और ये बाहर आ गया, ठीक है। तो बाहर आ गया, अगर मान लीजिए बाहर आ गया, और बाहर का मतलब दो है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझ में आना ज़रूरी है। आप ये समझिएगा कि यहाँ बाहर का मतलब दो है। मान लीजिए मैं इन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा था, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा था। एक बाहर मतलब एकदम सीट के ही चादर के बाहर आ गया, एक ये इलेक्ट्रॉन है, और एक बाहर नहीं आया, इसी सीट में ही है, अंदर है, लेकिन इस एटम का पार्ट अब नहीं है, मतलब इस परमाणु का पार्ट नहीं है, इस परमाणु के साथ नहीं है, वो है इसके अंदर ही, लेकिन मतलब चादर में ही है। और एक और है, मान लीजिए उसको भी ऐसे हीट दिया गया, एक और है वो बाहर आ गया, मान लीजिए, ठीक है, ये बाहर आ गया। तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही, दोनों को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग बात ये नहीं कर रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि आवेशित वस्तु क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी वस्तु आवेशित तभी मानी जाती है जब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से अधिक अथवा कम हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हैं, इसका मतलब ये आवेशित नहीं है, ध्यान रखिएगा, आवेशित नहीं है, ठीक है। तो अब मैं 3 पॉइंट शॉर्ट में आपके लिए लिख रहा हूँ जो आपके काम का है, और ये भी आपके काम का ही है, लेकिन इसका और शॉर्ट फॉर्म कंक्लूजन मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी, जैसे मैंने कहा लोहे की चादर, तो अगर इस लोहे की चादर में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के जस्ट बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब आवेशित नहीं है। कौन आवेशित नहीं है? लोहे की चादर आवेशित नहीं है, ये आवेशित वस्तु नहीं है, ठीक है।
फिर से सुनिए, मान लीजिए इसी चादर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आवेशित है ये, ठीक है। एक और कंडीशन हो सकती है ना ये भी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज़्यादा हो जाए तो भी हम लोग बोलेंगे आवेशित है। अच्छा, जब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन आवेशित है तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग प्रकार से आवेशित होंगी, तो बिल्कुल ये दोनों अलग अलग प्रकार से आवेशित होगी। आगे चल के अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे जब हम लोग आवेशों के गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप ये समझिए कि ये जो दोनों कंडीशन है, ये जो दोनों कंडीशन है आपकी, ठीक है, ये आवेशित वस्तु को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है वो न्यूट्रल वस्तु है, ठीक है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल वस्तु का मतलब यही आप मान के चलिए अब से कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के जस्ट बराबर होगा, ठीक है। अभी मैं ये जो एग्जांपल दे रहा था वो इसीलिए आपको यही समझाने के लिए कि अभी आप मुझे बताओ कि जब तक हीट नहीं दिए थे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यहाँ बराबर थे, ठीक है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल थे, तो ये अगर ये दोनों बराबर थे तो क्या ये आवेशित थी लोहे की चादर? नहीं थी, आवेशित नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैंने हीट दे दिया इसको, ठीक है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन देखो आ गया बाहर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब मुझे बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो अगर मैं इसमें बोलूं कि बताओ कि इस लोहे के चादर में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर हैं, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हो गया कम। तो यहाँ आप क्या कंडीशन बनाओगे? तो यहाँ एक यही कंडीशन आ गई ना कि जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो गए, ठीक है। देखो ये जिधर इसका मुँह खुलता है वो ज़्यादा का साइन होता है, ध्यान रखना, आप लोगों को सब बता रहा हूँ छोटी बातें भी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया प्रोटॉन, कितना? एक, ठीक है। एक प्रोटॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जस्ट अभी हीट देने की वजह से निकल गया। तो अभी मुझे बताओ कि क्या ये आवेशित हो गई? बिल्कुल आवेशित हो गई, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है आपको कि कोई भी वस्तु आवेशित तब कही जाती है जब उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की संख्या के बराबर ना हो, है ना, ज़्यादा हो या कम हो। तो दोनों केसेस में उसको हम लोग आवेशित वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं इसको मिटा दूँ जिससे आपको आवेशों के गुण बता सकूं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अभी अभी आपने देखा कि आवेशित वस्तु क्या है, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे जिस वस्तु में, ठीक है, वो आवेशित वस्तु नहीं कहलाएगी, ठीक है। आवेशित वस्तु उसे कहते हैं जो जिस वस्तु में आवेशों की संख्या, मतलब जिस वस्तु में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब जो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की वो प्रोटॉनों से ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, ठीक है। और कैसे होता है वो भी आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया आपको कि कैसे ये हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने हीट दिया, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और बाहर निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो गई तो वस्तु आवेशित हो गई। अभी आपको अब समझना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ एक एक करके। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, मतलब आवेश के गुण की हम बात कर रहे हैं। तो पहला गुण क्या है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हैं। तो आप बोलोगे कौन? तो पहला धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज जिसको कहते हैं धनात्मक आवेश, ठीक है। और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। पहला धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। साथ साथ ये भी आप समझ लो कि ये किस पे होता है। कल भी मैंने ये चीज़ें आपको बता रखी थी कि धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉनों पर। किस पे होता है? प्रोटॉन, ये प्रोटॉन पे होता है, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। ऋणात्मक आवेश होता है आपका इलेक्ट्रॉनों पर। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। दूसरा इसी प्रॉपर्टी के उसमें मैं और एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मैंने कल बोला था वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अब क्योंकि आवेश की आपको मात्रक पता चल गया ढंग से, तो आप सी यूज़ करोगे, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं प्लस और माइनस दोनों बना रहा हूँ। तो अगर मैं लिखूँगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो आप बोलोगे कि ये किसका आवेश मैं बता रहा हूँ? प्रोटॉन का। लेकिन अगर मैंने लिखा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो आप बोलोगे ये
इलेक्ट्रॉन का आवेश बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर और इसको हम लोग ढंग से एक्सप्लेन करके बताएं आपको, तो देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैंने बोला माइनस में तो आप बोलोगे ये किसका है, इलेक्ट्रॉनों के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। चलिए दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी देखिए आपकी क्या है, विपरीत, चलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ। जो पॉजिटिव टाइप का जो आवेश है, पॉजिटिव आवेश किस में होता है, प्रोटॉन में। आप लोग ध्यान से साथ साथ मेरे इसको माइंड में रखते जाइए कि पॉजिटिव किसके लिए बोल रहा हूँ, नेगेटिव किसके लिए बोल रहा हूँ, जिससे अभी याद हो जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किस में होता है आपका, प्रोटॉनों में, और नेगेटिव चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉनों में। तो देखिए होता क्या है इसमें, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है, कहने का मतलब जो प्रोटॉन होता है वो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है ना, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि प्लस और माइनस अगर कहीं पास पास में पड़े हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आकर्षण बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है, आकर्षण बल लगाते हैं। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज है एक और इसी के जस्ट बगल में पॉजिटिव एक और चार्ज पड़ा है, मतलब दो प्रोटॉन पास पास में पड़े हैं, तो क्या होंगे, ये दोनों प्रतिकर्षित होंगे, मतलब ये दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। इनमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और इसी तरह सेम टू सेम अगर मान लीजिए निगेटिव, ठीक है, ये अलग केसेस हैं, मैं सब बता रहा हूँ, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो निगेटिव है तो ये भी क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही टाइप के हैं। तो अगर एक ही टाइप के होंगे तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, और अगर विपरीत आवेशित होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में ऐसा बल लगेगा कि ये दोनों आपस में नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, और इन दोनों के बीच में ऐसा बल लगेगा कि ये दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा और यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। ध्यान से समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाता है अपने से। एक प्रोटॉन क्या करता है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे से दूर भागने जाने की कोशिश करते हैं अगर फ्री हो जाने के लिए तो, ठीक है। इसी तरीके से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए तीसरी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलिए मैं इसमें एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ आपके लिए। देखिए इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, आप देखिए जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, मैंने क्या कहा, देखिए पहले में आपको पता चल गया चार्ज क्या है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पोलैरिटी आपको पता चल गई और उसकी वैल्यू पता चल गई। आपको ये दूसरी प्रॉपर्टी भी पता चल गया कि जो एक टाइप के हैं जो चार्ज, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनका कहने का मतलब ये है कंजर्वेशन, जहाँ देखिए जहाँ कंजर्वेशन की बात आ जाए, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन क्या मतलब होता है बताइए, संरक्षण, ठीक है, संरक्षण का भी मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है, संरक्षण। आवेशों का मतलब आवेश संरक्षित रहते हैं। कहने का मतलब देखिए अब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा ना कि कोई आवेशित बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, आवेशित है। आवेशित होने का मतलब ही यही है, ध्यान से फिर से सुन लीजिए मेरी बात। आवेशित बॉडी है, मैंने कहा ये आवेशित वस्तु है अगर ये, तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे या तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होंगे इस बॉडी पे, अंदर की बात कर रहा हूँ, इस बॉडी पे या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या तो कम होंगे, तभी तो आवेशित वस्तु है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कहा था कि मैं बताऊंगा कि कौन सा धनात्मक मतलब धन आवेशित है और कौन सा ऋण आवेशित है। तो यहाँ पे भी देखिए दो केसेस बन रहे हैं। पहला आपके लिए ये है कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा है और इसके पास होता है ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित
वस्तु कहलाएगी फिर ये, ठीक है, ये ऋणात्मक आवेशित वस्तु कहलाएगी। इसी तरीके से मैं दूसरी बात करता हूँ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम है, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो प्रोटॉन के पास क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश होने की वजह से इसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेशित वस्तु हो जाएगी। समझ गए, ठीक है, धनात्मक आवेशित वस्तु हो जाएगी, तो ये भी आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब संरक्षण की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी यूनिवर्स में, जितना भी, जैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं वैसे चार्ज का भी कंजर्वेशन है, कि जितना जितना भी यूनिवर्स में आपके किसी भी बॉडी या आइसोलेटेड बॉडी हालांकि अभी मैंने बताया नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में जितना भी टोटल चार्ज है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो कहीं नहीं जाता है, ठीक है, मरता नहीं है। कहने का मतलब है आप ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज गया और आधे रास्ते में दो चार्ज गायब हो गए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, और इस बॉडी तक जाना था इनको, और एक इलेक्ट्रॉन का अता पता ही नहीं है, ये गायब ही हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ नहीं है तो हो सकता है यहाँ हो, या कहीं न कहीं इनका अस्तित्व ज़रूर होगा। अगर इस बॉडी पे नहीं है, मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और आपको पता चला कि बॉडी ए से बी तक गया तो, लेकिन बी तक पहुँचा नहीं और वो गायब ही हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का मतलब ही है कि आवेश क्या है, आवेश तो खुद एक प्रॉपर्टी है। आवेश प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितने भी हैं वो उतने ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, ठीक है। वो हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनका काम ख़त्म, उनकी कुछ एज होगी उतने दिन बाद फिर वो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये आपकी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिए एक और है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हालांकि ये थोड़ा सा आपसे टॉपिक से बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से। देखो मैंने ये कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, इतना आवेश होता है आपका। इसी तरीके से एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी भी वस्तु पर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि ये जो है वस्तु आवेशित है, तो आवेशित है तो कम से कम क्या होगा, अच्छा कम से कम आपको क्या लगता है क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर गया होगा, या हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया होगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि आधा इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया या आधा इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। भाई आधा इलेक्ट्रॉन कैसे ले जा पाओगे, इलेक्ट्रॉन तो खुद में अपने आप में एक उससे छोटी यूनिट है नहीं, ठीक है। उससे मैंने ये कहा ये मूल कण है, तो मूल कण भी तोड़ दोगे क्या, ठीक है, तो इससे छोटा तो कुछ बना नहीं पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते, एक तिहाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा या तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन कम से कम क्या होगा, कम से कम तो यही होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है या आ सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से कितना आवेश जाएगा वहाँ से, 1.6 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही आवेश होता है। इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना आवेश आ जाएगा इसके अंदर, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो याद रखना ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है कि किसी भी वस्तु पर मिनिमम, कम से कम जो आवेश की मात्रा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना आवेश या तो बाहर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो इतना आवेश आपका अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब एक पैकेट जिससे छोटा पैकेट आप नहीं बना सकते। जैसे आप मिठाई का डिब्बा लेने जाओ तो अगर दुकानदार ये बोले कि भाई हम 1 किलो से कम नहीं देंगे, तो मतलब ये हुआ कि उसने क्वांटाइज कर दिया उस चीज़ को कि मिठाई 1 ही किलो के डिब्बे है ही है, उससे छोटे डिब्बे है ही नहीं है, ख़त्म। तो वैसे ही किसी भी बॉडी पे अगर बोलें कि ये आवेशित है तो उसमें कम से कम आवेश कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, या 1 प्रोटॉन का। अगर पॉजिटिव आवेशित है मतलब धनात्मक आवेशित है तो 1 प्रोटॉन के लिए बोलेंगे, और अगर नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो मिनिमम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर आप इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, प्रोटॉनों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए प्रोटॉन की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ, आपको अच्छे से पता है कि जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो जो प्रोटॉन्स हैं
वो कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एटम के अंदर होते हैं जो प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स कहीं नहीं जाते हैं, ये कहीं भी नहीं जाते हैं, ये न्यूक्लियस में रहते हैं अपने और वहीं रहते हैं। तो जाते कौन है, आवारा किस्म के कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का आने और जाने की वजह से ही हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटॉन आ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जब भी कोई धातु या कोई भी चीज़ है जो आवेशित वस्तु आप जिसको बोलते हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के आवागमन की वजह से ही वो आवेशित होती है। ये मत सोच लेना कि प्रोटॉन चला गया, दो प्रोटॉन चला गया। जैसे जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। मान लीजिए ये आवेशित वस्तु है, इसमें से मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा चलो मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कितना आवेश निकल गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ये समझते हो आप, इतना इलेक्ट्रॉन मतलब इतना आवेश चला गया। ये मैं इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ और ये मैं आपको शो करता हूँ ये मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ उसका आवेश, ठीक है। ये जो सिंबल बनाता हूँ ये आवेश है, ठीक है। और ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये प्रोटॉन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, तो इसलिए प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो अब मुझे बताओ कि ये किस तरह की क्या आवेशित वस्तु है, ये धनात्मक आवेशित वस्तु। ये क्या है, धनात्मक आवेशित वस्तु है, ठीक है। मुझे लगता है आज की क्लास लंबी हो जाएगी, चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। धनात्मक आवेशित वस्तु है, तो ये क्या है, ये धनात्मक आवेशित वस्तु। अब देखिए मैंने तो ये कहा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए ये धनात्मक आवेशित वस्तु है, ठीक है। लेकिन कोई कोई ये भी तो कह सकता है कि इसमें एक प्रोटॉन एंट्री कर गया, ये भी तो कह सकता है। मतलब मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तब भी ये धनात्मक आवेशित वस्तु हो गया, ठीक है। चलो इसको यहाँ नहीं, दूसरे फिगर से आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ नहीं समझाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब मान लीजिए सेम वही केस है। अब कोई कहता है कि एक प्रोटॉन मैंने इसके अंदर एंट्री करा दिया, तो एक प्रोटॉन एंट्री करा दिया तब भी वही केस होगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो है तो ये भी धनात्मक आवेशित वस्तु ही है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, होता है क्या ऐसा कि प्रोटॉन भी आ जा सकता है? तो आप बोलोगे नहीं, प्रोटॉन कहीं नहीं आ जाएगा, ये मूव नहीं करता है, ठीक है। ये मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कहाँ रहता है, क्योंकि यह हमेशा की बात कर रहा हूँ, हमेशा नाभिक में ही रहता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को हमेशा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं प्रोटॉन भी चल फिर सकते हैं, वो भी जो है इधर उधर मूव करके आवेशित वस्तु को बनाते हैं धनात्मक आवेशित वस्तु। देखिए ना, दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला तो भी वही केस आ रहा है, यहाँ पे एक प्रोटॉन आपने कहा एंट्री कर गया तो भी वही केस आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बार बार कि प्रोटॉन कहीं नहीं चलता फिरता, इसलिए ये जो केस है ये पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। कोई भी वस्तु धनात्मक आवेशित तभी हो सकती है जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो बस ये है इसकी कहानी, ठीक है। यही याद रखना है आपको, और ये मत सोच लेना कि जो है इसमें से प्रोटॉन आए हैं या गए हैं तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। चलिए इसी में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉनों आवेशित वस्तु की भी बात हो रही थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का जाना और इलेक्ट्रॉनों के आने की वजह से ही आवेशित वस्तु में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बन रहे थे। तो मैंने ये कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो निकल जाएगा तो वस्तु धनात्मक आवेशित हो जाएगा, और उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब सॉरी प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो धनात्मक आवेशित हो गया। और अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, चलो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ज़्यादा हो सकते हैं। अगर किसी भी वस्तु में मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा हैं, कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। कहाँ से आ सकता है, किसी दूसरे बॉडी से आया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी से इसके अंदर आ गया होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये ऋण आवेशित वस्तु हो गई।
अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि ये जो कहानी चल रही है क्या ये सच में ऐसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, और आज भी आप ट्राई करिएगा अगर आपके घर में है ये तो, ठीक है। एक कांच की रॉड लीजिए, ठीक है, एक कांच की छड़ लीजिए, कांच की छड़ लीजिए, एक कांच की छड़ ले लीजिए, और उसको क्या करिए, देखिए मान लीजिए ये एक रेशम का कपड़ा है, ठीक है, रेशम का कपड़ा है, और एक रॉड लीजिए कांच की, ठीक है, एक रॉड कांच की लीजिए, और इस रॉड को, ठीक है, ये जो ग्लास की रॉड है, ठीक है, ग्लास की जो रॉड है इसको आप इस कपड़े पे रगड़ दीजिए, या इस कपड़े से इस रॉड को रगड़ दीजिए। तो अब अभी आपको पता ये चलेगा कि यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ के ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेशम के कपड़े पे चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले गए, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस जगह से हट के यहाँ चले आए। अब मुझे आप बताओगे, ठीक है, अच्छा ऐसा होता है आपको लग रहा है, तो बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप ठंडी में जो है स्वेटर पहनते हैं ना, देखिए उसमें चिटचिटाहट की आवाज़ आती है, वो आवेश की वजह से ही है, ठीक है। उसको भी मैं आगे किसी क्लास में बता दूंगा कि उसका क्या रीज़न है, ठीक है। अभी काफ़ी कई क्लासेस होनी है इसी पे बेस्ड, तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप ये एग्जाम्पल देखिए, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, कि जब हम लोग एक ग्लास के रॉड को रेशम के कपड़े पर रगड़ देते हैं, ठीक है, रेशम के कपड़े पर, तो इनके कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे उतर जाते हैं। तो अब उतर जाने की वजह से अब आप मुझे बताना कि इसमें कौन सी धन आवेशित है और कौन सी ऋण आवेशित, कौन सी धन आवेशित है और कौन सी ऋण आवेशित वस्तु है। तो आप देखोगे कि रेशम का कपड़ा जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, किससे, ग्लास से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ध्यान से बताओ, प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए। अच्छा किसके प्रोटॉन से, इसके खुद के अपने प्रोटॉन से मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास दो ज़्यादा आ गए ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऋण आवेशित वस्तु हो गई। समझ पा रहे हो, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ रहे होगे। तो ये हो गया आपका ऋण आवेशित वस्तु हो गई। अच्छा अगर मैं कांच की बात करूं, तो अगर कांच की बात करूं तो आप देखो कांच में क्या है, इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब ग्लास में क्या कंडीशन रही होगी, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि ये धन आवेशित वस्तु बन गई, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों के जो आदान प्रदान की वजह से वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आवेश से रिलेटेड आपको सब कुछ पता चल गया होगा, और जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया है उसको नोट कर लीजिएगा, उसको एकदम माइंड में रखिएगा, क्योंकि वो सब आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्म में। और आपको तो मज़ा आने वाली है। बस अब ये एक क्लास और होगी, उसके बाद जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 50-60 के अराउंड करवाऊंगा मैं, तब आपको पता चलेगा कि जो आपने ये थ्योरी पढ़ी है क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस में चलिए आपको अब इम्पॉर्टेंट जल्दी से शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैसे आवेश को, तो आवेश को प्रोड्यूस करने का सब, इससे पहले जो मैंने स्लाइड में बताया ये भी एक वही एग्जांपल है कि कैसे आवेश प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कैसे उत्पन्न करते हैं। तो ये उत्पन्न करने का तरीका ही तो था कि आपने ग्लास को लिया, रेशम कपड़े पे रगड़ दिया, तो देखो ना अभी तक ना तो ये आवेशित थी ना तो ये आवेशित थी, अब ये दोनों आवेशित हो चुकी हैं, ये दोनों बॉडी आवेशित हो चुकी हैं। क्यों, केवल रगड़ने की वजह से, ठीक है, मतलब रविंग की वजह से, इसमें रविंग किया आपने, तो ये क्या हुआ, अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज़ कर दिया और रेशम के कपड़े पे छोड़ दिया। तो रेशम के कपड़े वाला जो वस्तु है, मतलब रेशम का कपड़ा जो है वो ऋणात्मक आवेशित वस्तु बन गई और ये धनात्मक आवेशित बन गई, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस हैं वो बेसिकली यही है, ठीक है, कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है, बॉडी ए बॉडी बी। और कैसे जाता है ये भी आपको बता दूं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो अभी आपने पढ़ा कि रेशम का कपड़े पे ग्लास को रगड़ दिया, मतलब रगड़ने की वजह से चला गया, या कभी कभी होता है कि हीट उसके ऊपर आ जाती है, तब होता है, इसको कहते हैं एमिशन, ठीक है। आगे कई सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो अभी मैं बताऊँगा तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, इसलिए आप सिंपली ऐसे समझो कि बस
इस तरीके से आवेश जाता है कि कोई एक ऐसा तरीका हो जिसमें इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो अपने एटम को छोड़ दें। बस सब फाइनल मोटिव यही है कि वो अपने न्यूक्लियस के साथ जो घूम रहे थे उनको छोड़ के और वो बाहर जंप कर जाएं। तो अगर हुआ ऐसा तो फिर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब वस्तु आवेशित, निश्चित रूप से वस्तु आवेशित हो जाएगी। चलिए यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। अब बताओ बी बॉडी पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा है, तो मतलब क्या है बी बॉडी, सॉरी निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। और यहाँ बताओ मुझे, जहाँ पे ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसमें क्या है मुझे बताओ ज़रा पहले। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गया किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। उसके अलावा भी प्रोड्यूस करने के काफ़ी तरीके हैं, कई तरीके हैं, धीरे धीरे जब नेक्स्ट क्लास आएगी ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा और ढंग से बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये देख लेते हैं। वैद्युत धारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये ज़्यादा हो जाएगा क्या, आज की स्लाइड लंबी होने वाली है, ठीक है, ठीक है, बट हम लोग 15 मिनट और देखते हैं इसको, जितना भी हो पाता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर देंगे, ठीक है। आज कंटेंट ज़्यादा हो गया आपको समझाने के चक्कर में। ठीक है, वैद्युत धारा की बात करते हैं। वैद्युत धारा, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। ये तो आप समझिए कि इलेक्ट्रिशियन जो हैं उनके लिए यहीं से शुरुआत होती है, धारा 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 से ही। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देखो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ये नहीं बताऊंगा बार बार कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब आपको उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा, ठीक है। तो वैद्युत धारा क्या है कि आवेशों का प्रवाह है, ठीक है, आवेशों का प्रवाह की दर, आवेशों की प्रवाह की दर, ठीक है, आवेशों की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया, हालांकि कई डिफिनीशंस हैं, लेकिन कई डिफिनीशंस का भी मोटिव बस यही है, ठीक है। अभी फॉर्मूला, यूनिट और स्केलर वेक्टर सब जब मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ये समझो कि मान लीजिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सपोज मान लो हम लोग इस सेक्शन पे देख रहे हैं, इस मेटल के ए बी नाम दे देते हैं हम लोग, इसमें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, आपके माइंड में ये आता होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, क्या सर ये घूमते नहीं रहते हैं, कि अगर फ्री हो जाते हैं तो क्या ये यहीं कहीं किसी का वेट कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, वेट नहीं कर रहे हैं। आपको सच बताएं तो जो भी रूम टेम्परेचर है, मतलब जितने पे, जैसे मान लीजिए हम लोग बैठे हैं ना, इस टेम्परेचर पे हर एक मेटल के अंदर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वो दरअसल वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, ये रैंडमली इधर उधर मक्खे की तरह भिनभिनाते रहते हैं इसमें, ठीक है। इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई ऐसा सोर्स हो जाए हमारे पास, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको इसके साथ लगाने पर, ठीक है, देखिए आप समझ भी गए होंगे कि मैंने क्या लगा दिया है ना, ऐसा लगाने पे इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से नहीं कि रैंडमली इधर उधर कहीं भी ये घूमते रहें, इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाए कि ये एक ही दिशा में जाने की कोशिश करने लगे, है ना। हालांकि जाएंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा इसको धक्का मारेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ से कुछ तो ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि इसके अंदर जो है, जो रैंडमली जो इधर उधर भाग रहे हैं उसको हम लोग करंट नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। जो इधर उधर बिना इसके लगाए हुए, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, देखो मैंने इसमें कोई इस तरीके की अरेंजमेंट नहीं कर रखी, सिंपली ये था, और मैंने आपसे पूछा कि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे हैं, तो इनके घूमने, इनके जो रैंडमली घूमने की वजह से, ठीक है, रैंडम मोशन की वजह से कोई करंट नहीं फ्लो करती है, इसको करंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये कोई
एक निश्चित दिशा में जब ऐसी चलेगी, ठीक है, तो मतलब मैंने ये कहा कि अगर आपने यहाँ देखना शुरू किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन अगर आपको थोड़े समय में पता चलता, 1 सेकंड में मान लीजिए आपको पता चला कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए इधर, ठीक है, तो ऐसे मूव करके किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि वैद्युत धारा है, ना कि ऐसे हम लोग बोलें कि ये इधर उधर घूम रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तब क्या कोई धारा होगी? नहीं होगी, तब धारा नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा, वैद्युत धारा प्रवाह की जो दर हम लोग बोल रहे हैं ना कि आवेशों के प्रवाह की दर, तो ये इन आवेशों की ही बात कर रहे हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की ही बात कर रहे हैं। ये जो आवेश हैं, ये दरअसल ये आवेश फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रवाह की जो दर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, मतलब वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन एक निश्चित दिशा में, ऐसा नहीं है कि किधर भी मोशन करने लगें, ठीक है, एक निश्चित दिशा में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, अगर आपको ये नहीं समझ में आती पूरी बातें तो भी ठीक है, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आपको पता नहीं वैद्युत धारा क्या है। बस आप ये समझो कि आवेशों के प्रवाह की दर, प्रवाह का मतलब समझ ही रहे हो, चलना, प्रवाह एक तरफ धारा कोई की मतलब किसी डायरेक्शन में इनका मूवमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये चलना शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, तभी हम लोग इसके मूवमेंट में जो दर है, मतलब किस रेट से, मतलब कितना तेज़, ठीक है, समय के साथ कितना तेज़, ये कम या ज़्यादा कितना तेज़ जो है आ जा रहे हैं इससे, तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा। अगर ये बहुत तेज़ी से, मतलब मान लीजिए 1 सेकंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से क्रॉस कर गए तो बोलेंगे वैद्युत धारा बहुत ज़्यादा है, और मान लीजिए 1 सेकंड में 2 ही 3 4 इलेक्ट्रॉन इधर उधर की तो वैद्युत धारा कम है। ये है इसका मीनिंग, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अंदर डीप में जाके बता रहा हूँ इसीलिए कि आपको ढंग से पता चल जाए कि आखिर इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो ये जो भी धातु थी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर जो ये घूम रहे हैं वो उसको कहते हैं रैंडम मोशन, और ये घूमते रहते हैं, ध्यान रखना, ये घूमते रहते हैं। लेकिन इनके ऐसे घूमने की वजह से हम लोग अगर वैद्युत धारा बोलें तो गलत है, ठीक है, इसको वैद्युत धारा नहीं कहते हैं। वैद्युत धारा तो तब होगा जब इसको किसी एक ऐसे अरेंजमेंट से कनेक्ट कर दें, जैसे इसको कहते हैं हम लोग वैद्युत सेल। हालांकि ये आगे चल के मैं बताऊंगा आपको ढंग से, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जिसकी वजह से इसमें इन इलेक्ट्रॉनों पे ऐसा बल लगने लगा कि ये एक ही दिशा में जाने के लिए तत्पर हो गए, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए ये प्रयास करने लगे। इसी वजह से हम लोग इसको बोलेंगे कि ये वैद्युत धारा का प्रवाह अब शुरू हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसमें शॉर्ट में जो आपके काम की चीज़ है वो जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखो, इसकी जो यूनिट होती है उसको कहते हैं एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। ए से, कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। दूसरा, फिर से वही कहानी, अभी मुझे बताओ कि यदिश राशि है सदिश राशि, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है और ये अपवाद ही मान लीजिए आप, क्योंकि आपको हर जगह इसकी डायरेक्शन शो कर करके आप पढ़ोगे, है ना, पूरे के पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आओगे कि धारा इधर जा रही, धारा उधर जा रही। लेकिन सच बताएं तो धारा किधर भी नहीं जा रही है, ठीक है, क्योंकि धारा है क्या? आवेशों का प्रवाह है, और आपको पता है कि आवेश तो इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करते करते यहाँ से घूम के आएंगे फिर इधर से आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनके इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो भी धारा प्रवाहित होने वाली धातु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, ठीक है, न्यूट्रल होती है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है। देखो, न्यूट्रल कब मैंने बोला था? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, यही कहा था। तो इसमें बताओ मुझे, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं है? तो आप बोलोगे, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा नहीं है सर, तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं है, क्योंकि ये, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो हैं तो इन्हीं के ना, ऐसा थोड़ी नहीं है किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन है। आप सोच रहे हो कि इसने दे दिया, नहीं, इसने नहीं दिया, ये तो पहले से ही थे इसके अंदर, बस इनके मूवमेंट अलग टाइप से अब होने लगी है इसकी वजह से, ठीक है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना तो इसने कोई आवेश इसको दिया है, इसने कोई भी आवेश इसको नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसी धातु के ही ये आवेश थे, यानी मतलब ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं के थे, तो इन्हीं के थे तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर तो गए नहीं, जितने प्रोटॉन हैं इनके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या ये आवेशित वस्तु है? तो नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना कि धारा प्रवाहित होने वाली धातु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, ठीक है। धारा प्रवाहित होने वाली वस्तु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप
ध्यान रखना। चलो, तो और ये अदिश राशि होती है, एकदम इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि ये अदिश राशि होती है, इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्म देखिए कैसे इसको डिनोट करते हैं ये भी बता देता हूँ। इसको कैपिटल आई से या स्मॉल आई से हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आई या स्मॉल आई से इसको शो करते हैं, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, और वैद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर होती है। इसकी जो यूनिट होती है, मतलब इसका जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है। ठीक है, ये एक अदिश राशि है। और धारा प्रवाहित होने वाली जो भी धातु की, जैसे तार है आपकी, तो तार इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ठीक है, मतलब वो आवेशित नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आवेशित नहीं है। आपको लगता है आवेशों के प्रवाह की सर आप बात कर रहे हैं फिर भी आवेशित नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, आवेशित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो उसमें मूव कर रहे हैं वो उन्हीं के इलेक्ट्रॉन है, मतलब उन्हीं के, मतलब उसी धातु का ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। ठीक है, वो उन्हीं का इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से आवेशित नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये कभी कभी आपसे वाइवा वगैरह में पूछा जाता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कहानी है। एक तरफ कहते हैं आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और फिर कहते हैं वैद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है वो आवेशित वस्तु नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, आवेशित वस्तु नहीं होती, क्योंकि वो जो आवेश जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं वस्तु का है, उसी वस्तु का ही है, किसी बाहरी का नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीज़ें देखिए, 2-3 चीज़ें भी और रह गई हैं, मैं इसको अगली क्लास में ही कवर कराऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो देखिए वैद्युत विभव, प्रतिरोध और चालकता। ठीक है, धारा का प्रवाह और सॉरी धारा का प्रभाव। ठीक है, तो प्रभाव में देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट है, और दो प्रभाव और हम लोग पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट और लाइटिंग इफेक्ट। तो आज की क्लास लंबी हो गई, इसी वजह से मैं इसको यहीं पे इलेक्ट्रिक करंट के पास में आज स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बता देते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या, मैंने कहा कि इसको धारा को आई से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आई बराबर होता है आवेशों की प्रवाह की दर। आप ध्यान रखना कि जब भी दर की बात आए तो आप समझ लेना कि उस जो है भौतिक राशि में टाइम का डिवीज़न होने वाला है। ठीक है, टाइम से भाग होने वाला है, समय से भाग होने। तो आवेश का मतलब क्या हुआ, आवेश हम लोग क्यू से निरूपित करते हैं। आवेश जो होता है उसको हम लोग क्यू से निरूपित करते हैं, या ई से भी कर सकते हो आप, लेकिन ई का मतलब कभी कभी इलेक्ट्रॉन लोग समझ लेते हैं, तो ऐसे समझो क्यू से होता है, तो क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये जो धारा होता है उसको हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, कूलम, और जहाँ पे टी क्या है, समय है। ठीक है, इसका क्या मात्रक है, सेकंड। ठीक है, तो और इसी को हम लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मात्रक अगर हम लोग बोलेंगे तो देखो कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे भी आ जाता है, कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड मतलब कूलम अपॉन सेकंड, कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड भी मात्रक किसका है, ये भी मात्रक एम्पियर ही है। ठीक है, तो हम लोग एम्पियर एसआई यूनिट है, और कूलम पर सेकंड हम लोग जनरली अगर बोलते हैं तो एमकेएस ही बोल देते हैं। ठीक है, और एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट है। तो ध्यान रखना ये भी एक मात्रक है, किसका, धारा का ही मात्रक है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि धारा बराबर क्या होता है, आवेश अनुपात समय। ठीक है, आवेश के प्रवाह दर। ठीक है, तो आवेश बटे समय, तो ये और आई क्या है, आई आपकी धारा है। तो ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी धारा से रिलेटेड और भी थोड़ी बहुत बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज काफ़ी मज़ा आई होगी। आज आप पढ़िए इसको ढंग से और नोट्स बनाइए और प्रॉपर वे में। अब देखिए आपका ये पूरा का पूरा ट्रेड थ्योरी से एकदम स्टार्टिंग अप हो चुका है। ठीक है, अब काफ़ी धीरे धीरे हम लोग डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर देखिए आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, है ना, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि ये सही है लेक्चर या नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।